ओम शांति। आज विशेष दादी जी की स्मृतियों को रिवाइज करने का दिवस है। दादी का व्यक्तित्व अभी मैं बैठे बैठे सोच रही थी, कितना उदाहरण स्वरूप था। आजकल के भाई बहन कहेंगे हमने बाबा को नहीं देखा, हमने मम्मा को नहीं देखा, दादी को नहीं देखा। मम्मा बाबा के चरित्र सुने हैं और शायद मैं समझती हूँ आज की सभा में ऐसी भी आत्माएं होंगी जिन्होंने दादी को भी नहीं देखा है। ऐसे कितने जिन्होंने दादी को भी नहीं देखा। अच्छा, दादी उदाहरण स्वरूप थी और बाबा के लिए कहेंगे उनमें शिव बाबा आता था, मम्मा के लिए कहेंगे वो बाबा की राइट हैंड थी। दादी तो हम सबके जैसी थी और दादी की विशेषता बाबा ने कहा और दादी ने किया, जो मम्मा की विशेषता थी। बाबा का डायरेक्शन दादी जी हूबहू पालन करते थे। आप देखेंगे दादी हर प्रकार के कर्म कर रही है, खाना भी बना रही है, खेल भी रही है, क्लास में भी है, मुरली भी सुना रही है, सब कुछ करती थी, लेकिन वो बहुत विशेष था। उसके अंदर क्या था? दादी के अंदर बहुत ही शुद्धता थी, पवित्रता थी, निर्मलता थी। शुद्धता का मिसाल, अपने मन को जरा भी मलिन नहीं रखते थे। किसी ने कोई मिस्टेक की, आके बताएगा, दादी उसको सावधानी भी देगी, उसके बाद दादी भूल जाते थे। मन दादी का बहुत शुद्ध था, साफ रखते थे। किसी की गंदगी क्यों रखें? मन शुद्ध, पवित्र था। पवित्रता में दादी नंबर 1। बाबा ने ऐसी दादी, उसकी परीक्षा भी ली और संसार को चैलेंज भी किया। कैसे? एक बार बाबा ने, ये पुरानी यज्ञ की बात है, शुरू में बाबा ने अखबारों में डलवा दिया कि मुझे अपनी कन्या के लिए, दादी का नाम डाला प्रकाश मणि कुमार का, मुझे अपनी कन्या के लिए जिसकी गुण ये हैं, जो पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है,
शक्ति स्वरूप है, सत्यता की परी है, ऐसे करके बहुत सारी बातें लिख के मुझे ऐसी कन्या के लिए वर चाहिए। बाबा ने अखबारों में डाला। तो दादी को पता लगा, दादी गई, बाबा बाबा ये क्या? बाबा ने कहा, बच्ची ऐसा तो कोई इस धरती पर है ही नहीं जो आपको वर सके। बाबा ने तो इस तुम्हारा उपयोग किया सेवा के लिए, सेवा के लिए। दादी की पवित्रता इस पराकाष्ठा की थी। फिर निर्मलता, दादी इतनी निर्मल थी। निर्मल का अर्थ होता है जो अपने मन में कोई भी प्रकार का मल, गंदगी नहीं रखता, बिल्कुल नहीं रखता, साफ स्वच्छ। और इन सबको अगर जोड़ा जाए तो अगर हम यूं कहें, दादी बहुत नेचुरल थी। नेचुरल में आप दादी को पढ़ सकते हो। जो व्यक्ति नेचुरल होता है ना, उसको पढ़ा जा सकता है, उसके व्यक्तित्व को आप पढ़ सकते हैं। नेचुरल। तो दादी तो भाई दादी थी, दूसरी दादी ऐसी हुई नहीं। दादी जैसी कोई दूसरी दादी नहीं। दादी ने हमेशा बहादुर थी। दादी निर्भय थी, बहादुर थी, कदापि किसी बात से डरती नहीं थी। और दूसरों को भी बहादुर बनाती थी। जितनी शक्ति है उससे और अधिक शक्ति अपने अंदर लाओ। स्टैमिना जिसको हम कहते हैं, उसको बढ़ाओ। मैं आप लोगों को मिसाल सुनाती हूं, अपना ही मेरा अनुभव है। एक बार दादी ने मेरे को चंद्रमणि दादी जी के साथ भेजा था सारे कर्नाटक टूर पर। हम लोग अम्बेसडर कार में टूर कर रहे थे। सामने अम्बेसडर कार बड़ी होती थी, 3 भाई आगे बैठते थे, दादी, चंद्रमणि, विजयबेन और मैं, हम पीछे बैठते थे। गर्मी के दिन थे, कोई एसी नहीं था, लेकिन हमने 1.5 महीना टूर किया था बाय रोड। तो मेरे को भेजा गया था दादी की बातों को ट्रांसलेट करने के लिए, और दादी को जो लोग कहते हैं वो मैं ट्रांसलेट करके बताऊं। तो ये भी सेवा होती थी। कुछ एक्स्ट्रा सेवा भी होती थी, जो बहन जी आइए भाषण करा लो। तो मैं फुल डे नाइट फुल बिजी रहे। लास्ट डे गुलबर्गा पहुंचे और स्टेज पर प्रोग्राम चल रहा था। मेरे को बुखार चढ़ गया बहुत जोर से, और वहीं पर प्रोग्राम कर लिया, लेकिन बहुत बुखार चढ़ गया। मधुबन पहुंचे, दादी जी ने कहा आशा को बुलाओ। तो किसी ने कह दिया आशा को बुखार चढ़ गया। दादी ने कहा नहीं, उसको बुलाओ। मैं गई, और मुझे, दादी इंतजार में थी, मुझे देखते सार बोला फेल। अब आप बताओ, 1.5 महीने की मेहनत, सारा टूर किया, दिन रात लगाया, और देखते सार सर्टिफिकेट मिल रहा है फेल। भाई मुझे थोड़ा सा फील तो हुआ
कि इतनी मेहनत, तो उसमें दादी कहती फेल। दादी का अभिप्राय क्या था वो मैं बताती हूँ। दादी ने कहा तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि दादी के पास समय कम होता था। तो दादी अपने साथ मेरे को नीचे संगम भवन ले जाना चाहती थी। तो उन दिनों हमारे पास गाड़ियां नहीं होती थी, जीप होती थी। तो दादी भी जीप में बैठी, मैं भी जीप में बैठी। जाते वक्त पूरा समाचार सुना, संगम भवन पे काम किया, वापस बैठे, वापसी में फिर सारा समाचार सुना, और उसके बाद जब मैं उतरी तो मेरा बुखार खत्म। दादी ने कहा सेवा करने के बाद बीमार नहीं पड़ना चाहिए। सेवा की है ना, सेवा की दुआएं मिलती है ना, तो बीमार नहीं होना चाहिए। वो मुझे याद रहता है कि दादी ने जो फेल कहा, इसलिए नहीं कहा, शाबाश बहुत दी मेरे को, बहुत थपकी दी। थपकी पाना भी तो बड़ी बात है। बहुत प्यार से थपकी दी, प्यार से सारा सुना, संभाल भी की, लेकिन आगे चढ़ती कला में जाने के लिए इंजेक्शन भी लगाया। ऐसे एक बार मेरी बांह का फ्रैक्चर हुआ। मधुबन में एनुअल मीटिंग थी। उन दिनों मीटिंग में बहुत थोड़े 25, 30, 50 होते थे, ज्यादा नहीं होते। मेडिटेशन हॉल में या नीचे हिस्ट्री हॉल में वो मीटिंग हुआ करती थी। फ्रैक्चर हुआ, मैंने दादी को फोन किया, दादी मैं इस बार मीटिंग में नहीं आऊंगी, मेरी बांह का फ्रैक्चर हो गया। अब आप सुनना दादी ने क्या कहा। बहादुर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वीरता लाने के लिए, जिम्मेवारी निभाने के लिए दादी क्या बोले? दादी बोले बांह का फ्रैक्चर हुआ है ना, टांग तो ठीक है ना। कोई दूसरा हो तो सोचेगा देखो दादी टांग भी अब मेरी तोड़ना चाहती है, कोई तो ये भी सोच सकता है ना। दादी का टांग तो ठीक है ना। मैं दादी टांग तो ठीक है। दादी ने कहा मीटिंग में आना है। तो मीटिंग में गए और दादी ने पूरा प्रबंध दिया। जो बांह के कारण से हैंडीकैप था, दादी ने पूरा प्रबंध करके दिया। और भी मेरे पास स्टोरीज हैं दादी। दादी हृदय की करुणामयी। आपको सेवा भी करनी है, फिर दादी साथ में उसका एंटीडोट वो भी आपको देती है कि कैसे आपने, मेरे पाँव में तकलीफ थी, बहुत जबरदस्त तकलीफ। एक बहन को बुला के प्यार से कहती है, क्या तुम, मधुबन की बात, मेरी खूब महिमा की दादी ने, उस बहन को खूब महिमा की। फिर कहा क्या तुम उसकी ये संभाल कर सकोगे? उस बहन ने मुझे दादी के जीते जी कुछ नहीं बताया, बड़े प्यार से सेवा करती थी। मैं सोचती थी उसका मेरे से प्यार है इसलिए कर। और दादी उससे बीच बीच में पूछती रहती, तेरे को तकलीफ तो नहीं? तो नहीं, ठीक है। और तारीफ मेरी खूब करती थी। दादी के अव्यक्त होने के बाद उस बहन ने मुझे बताया, दादी इस तरीके से आपका ध्यान रखती। ये है प्रशासन। आप प्रशासिका हैं, तो हर एक के दिल पर दादी ने राज किया। और विश्व महाराज की निशानी ये है, दिलों पर राज है। प्रशासिका के रूप से अपना पाठ निभाना है, परंतु उसके साथ साथ हर एक के दिल को भी जीतना है। ये मिसाल है हमारी दादी। आज के दिन
हम कोई दादी को दुख से याद नहीं करते, हमें नाज है अपनी दादी पर। बाबा के होते 100 सेवा केंद्र, 100+। दादी ने कहां तक लाए? 4500। विदेश सेवा सारी दादी के निर्देशन, बड़े बड़े प्रोग्राम दादी के निर्देशन में, लाख लाख के प्रोग्राम दादी के निर्देशन। ये थी दादी ऑलराउंड। विश्व महाराजन की निशानी दादी की ऑलराउंड। ऐसे दादी ने ईश्वरी विश्वविद्यालय को जो देन दी है, उसको ईश्वरी विश्वविद्यालय कदापि भूल नहीं सकता। वो इतिहास इतिहास है। दादी हमेशा कहते थे, अरे आए हो तो कुछ खास होना चाहिए, कुछ खास करना चाहिए। क्योंकि भाई सबके घर में ही सेंटर था। जो पहला सेंटर खुला, प्रवृत्ति वालों ने खोला, वो आपके माता पिता ने खोला, दिल्ली चांदना मार्केट। और आज वो चेंज होते होते पांडव भवन बना है। बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो भाई साहब कहते हैं, मैं जाता था एग्जाम देने तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो नहीं तो बच्चा पढ़ता है ना, हाथ में किताबें होती है, हर समय पढ़ता है। भाई साहब कहते हैं मैं कुछ नहीं करता था। सिर्फ दादी कुमार का उन दिनों वहाँ की क्लास टीचर थी उस सेंटर की। तो कहते हैं कि मैं केवल दादी जी की दृष्टि लेके जाता था, दादी जी की दृष्टि लेके जाता था, कुछ नहीं। और उस दृष्टि से ही कहते हैं मैं पास हो गया पहली बार में। नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 2-3 बार अपीयर होना पड़ता है, लेकिन भाई साहब फर्स्ट गो में पास हो गए। तो दादी जी के प्रति भाई साहब को बहुत श्रद्धा और भावना थी। एक बार बहुत बड़ा टैक्स लगा दिया गया संस्था के ऊपर। जब टैक्स लगाया तो थोड़ा ख्याल तो चलता ना दादियों को। तो दादियां थी, उन्होंने कहा क्या होगा। भाई साहब ने कहा दादी को, दादी जब तक मैं जिंदा हूं मैं टैक्स लगने नहीं दूंगा। और भाई साहब ने खूब मेहनत की। और जब पास हो गया, उस समय दादी हॉस्पिटल में थी। दादी की तबीयत ठीक है थी, ग्लोबल हॉस्पिटल था। दादी विश्राम में थी। भाई साहब ऑर्डर लेकर के गए। डॉक्टर्स ने कहा नहीं, दादी विश्राम है। भाई साहब का दादी को उठा दो, उठा दो दादी को। दादी ऑर्डर देख करके खुश, ऑर्डर दिया। दादी ने जैसे कोई छोटे बच्चे को अपनी गोद में ले लेता, दादी लेटे हुए थे। भाई साहब कहते हैं मेरे को, मेरे सिर को अपनी गोद में लेकर के बहुत प्यार। दादी को कदर थी। गरीब माताएं, ऐसे नहीं साहूकार, गरीब माताएं, माताओं के पास क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सेविंग करती है, थोड़ी थोड़ी। दादी की कॉटेज है शांतिवन में। तो दादी को तो पब्लिक अच्छी लगती थी, कोई आके खड़ा हो जाए तो दादी तो मिलने के लिए खड़ी हो जाती थी। परंतु बहनों ने देखा कि लोग बहुत हैं और दादी जी की तबीयत ऐसी नहीं है, उन्होंने सारे पर्दे लगा दिए ताकि दादी को दिखाई न दे बाहर कौन। लेकिन दादी तो दादी है। दादी ने देखा, अंदर वो लोग गए, सब अंदर गए, दादी उठी, पर्दे को ऐसे किया, बाहर देखा तो माताओं की लाइन खड़ी।
माताएं देख करके इतना दादी को खुश हो गए। दादी ने हाथ से बुलाया, दादी बड़े प्यार से हाथ से ऐसे ही बुलाती थी, दोनों हाथ भी करती थी, जाओ आ जाओ आ जाओ। सारी आ गई तो फिर कोई ऐसे ऐसे करने लगी। वो इसी में तो साड़ी में तो बेचारी रखती है, तो करने लगी। दादी ने कहा कुछ देना है, लाओ लाओ। हाँ? दादी को यज्ञ के प्रति, सफल कराने के प्रति इतना प्यार था। यज्ञ के साथ भी माताओं का 1 रुपया भी सफल होगा तो उनको कितनी खुशी होगी। ऐसी थी दादी, जो अंदर से बहने बाहर निकली। यही क्या, हम तो बंद करके गए थे और दादी तो सबके बीच में है। ऐसे ही दादी संस्कार डालती थी, संस्कार डालती थी यज्ञ संभालने के भी। मैंने आप लोगों को सुनाया, एक बार दादी मेरे को पूछती है, आशा कितनी लकड़ी रोज खर्च होती होगी। अब मेरे को तो एबीसी भी नहीं पता, हम तो भाषण क्लास इसी में थे, सेवाओं में थे, वीआईपी सेवा करो, ये करो, ये तो कभी सोचा ही नहीं। तो दादी खड़े थे और कहते हैं, आशा कितनी लकड़ी रोज खर्च होती होगी। मैं दादी मैं नहीं बता सकती। दादी ने क्यों कहा उस समय थोड़ी मेरे को समझ में आया, लेकिन बाद में समझ में आया दादी ये संस्कार डाल रही है, यज्ञ संभालने के संस्कार डाल रही है। ऐसे ही एक दिन दादी ने कहा, दादी के साथ भोजन कर रहे थे तो समाचार मिला कि फलानी जगह से इतना आम का ट्रक आ रहा है, 10,000 आम आ रहे हैं मधुबन वासियों के लिए। तो मेरे को कहती, आशा तेरे को कभी ख्याल आया? तो मुन्नी बहन थी, कहा दादी ये तो हमेशा लाती है, आप हमेशा कहते हैं वो दादी के लिए लाती है, इसको ये ख्याल आया कि मुझे सब मधुबन वासियों के लिए लेके जाना। ये संस्कार डाला ना दादी ने। हम थोड़े से में उसमें संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ इनका हो गया, इनका हो गया, लेकिन दादी कहती है सारा मधुबन किसका है, मधुबन का ख्याल आता है। ऐसे संस्कार दादी डालते थे, सिखाते थे। दादी ने सब इस तरीके से सिखाया। दादी ने एक बार मेरे को पत्र लिखा था, मैं बैंगलोर में थी, 5 महीना बैंगलोर में दादी ने रखा था। दादी ने फिर पत्र लिखा, आशा प्रजा तो सब बनाते हैं, लेकिन राजा बनाना कोई कोई का काम होता है। जिसका भावार्थ क्या था, तुम्हें राजा बनाने की सेवा की, सेवा की उसमें भी ये है। और दादी किसी भी सेवा को छोटा नहीं समझते थे। यज्ञ के साथ प्रीत, पांडव भवन दिल्ली में खूब सेवाएं करते थे हम, स्थूल सूक्ष्म सब सेवाएं करते, बहुत ड्यूटीज करते थे। दादी ने एक ही लाइन एक दिन कही थी, सेंटेंस कहा था, यज्ञ से प्रीत तब होती है, वो घर अपना तब महसूस होता है जब आप वहां पर कोई स्थूल सेवा करते, कोई स्थूल ड्यूटी लेते हो। जब तक आप स्थूल ड्यूटी नहीं लेंगे अपने घर की, आपको वो घर अपना महसूस नहीं। पक्की बात। दादी जी को बाबा ने सिखाया, बाबा ने दादी को ऐसा बनाया, फिर दादी ने अपनी सेना ऐसी तैयार की है जो आज संभाल रहे हैं सभी ना। अच्छा, ऐसी दादी तो कभी भूलती नहीं। मेरे को तो बहुत स्वप्न में आती है, अभी कल परसों भी स्वप्न में आई, दृष्टि दे रही। तो आओ विजय दीदी आओ।
सबके पास दादियों के अनुभव है ना, सबके पास, सबके पास। हमने तो भाई बहुत पाया, हमको घर से निकालने के निमित्त भी दादी है। हमारे पिताजी को लिखा, आपने आशा को बंधेली बना दिया है। पत्र लिखा, आपने आशा को बंधेली बना दिया है। सुनेगा तो पिताजी ने फिर खुद छोड़ने आए। पहले सब सुनाएंगे ना। इशू बेन आप कर रहे हो ना कोऑर्डिनेट? हुसैन बेन कर, आप शुरू करो हुसैन बेन। कोई बात नहीं, पहले सब बोलने, सबको बुलाने चाहिए। सब आराम से बैठो, कोई जल्दी नहीं है। भोग स्वीकार करा के फिर उठना, ये भी बड़ों के प्रति सम्मान होता है। ओम शांति। जैसे कि हम सभी को पता है, आज आदरणीय दादी जी का 18वां अव्यक्त स्मृति दिवस है। तो अभी आदरणीय विजय दीदी अपना अनुभव दादी जी के साथ सुनाएंगे और हमारे साथ ओआरसी निवासी कुछ भाई बहनें भी दादी जी के साथ का अनुभव सुनाएंगे और उसके बाद हम सभी मिलकर भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति। दादी जी की क्या महिमा करूं। शुरू से ही दादी जी ने मेरे को बहुत सिखाया है। पल पल में दादी याद आती है। आज सवेरे अमृत वेले भी जब दादी जी का अव्यक्त बाप दादा से सुन रहे थे तो बाबा ने दादी की कितनी महिमा की थी और दादी दादी कैसे बनी बाबा ने बताया। और आप सबने जो भी अमृत वेले होंगे आप सबने भी सुना होगा। तो जब से मैं तो शुरू से ही दादी के पास आई हूँ, क्योंकि कनेक्शन ही दादी से, चंद्रमणि दादी है वो दादी के साथ ही होती है। तो मेरे को सब कुछ सीखने को मिलता था और दादी प्रैक्टिकल में भी वैसे भी बहुत सिखाती थी। दादी कहती थी कि टीचर को कैसा होना चाहिए। एक बार मैं दादी जी के साथ सफ़र कर रही थी, राजौरी गार्डन से हम दिल्ली आ रहे थे। तो हम ट्रेन में थे, साथ में मोहिनी बहन और ईशु दादी और मैं, हम 4 लोग थे। जब हमने खाना खा लिया और खाना खा के सोने लगे तो दादी हमसे पूछती है कि किसी के पास कोई मुरली है? तो तीनों चुप। फिर दादी ने कहा अच्छा कोई लिटरेचर है? तीनों चुप। दादी कहती ये टीचर होती है कि टीचर अपने साथ कोई अपना लिटरेचर भी नहीं लेके चल सकती है, कोई मुरली भी नहीं लेके चल सकती है। तो दादी ने हमको ऐसी शिक्षा दी कि आगे से हमने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि सफ़र में जाते समय कुछ न कुछ दूसरों की सेवा करने के लिए होना ही चाहिए। फिर मैंने देखा एक बार बड़ी दादी ने मेरे को पत्र लिखा। मैं कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि बड़ी दादी भी बहनों को पत्र लिखे। मैंने वैसे मधुबन में पत्र लिखा था, ये बात 88 व 89 की है। तो चंद्रमणि दादी विदेश में गई हुई थी, मैं नहीं गई थी। तो मैं अमृतसर जम्मू में थी मैं। तो मैंने दादी को पत्र लिखा तो दादी ने मेरे को अपने हाथों से खुद पत्र लिखा। मैंने समझा नहीं था ये दादी का लिखा हुआ है। खुद लिखा
और जम्मू में पोस्ट किया। ईशु दादी ने कहा, दादी अब जम्मू में ना करो क्योंकि वो भी निकलने वाली है। दादी ने कहा नहीं, जम्मू में ही करो इसका। और फिर दादी ने कहा, ये मेरे पत्र की कॉपी है, ये आप लिख कर के ना शीलू बहन को कहा आप अमृतसर में भेज दो। तो मैं जब जम्मू से निकलने वाली थी, उसे एक दिन पहले ही मैंने देखा दादी का पत्र है, और मैं इतना खुश हुई कि दादी ने पत्र लिखा है। अब ये नहीं पता दादी ने अपने हाथों से लिखा, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। और जब मैं वहां पर आई अमृतसर में, तो वहां भी आया हुआ था, तो वो भी पत्र आया हुआ था जिसमें कि दादी ने हिंदी में, थोड़ा इंग्लिश में भी, और सारा समाचार मधुबन का ये सब दादी ने उसमें लिखा। और साथ में मेरे को एक मीटिंग जो होती है, हमारी बड़ी मीटिंग जो होती है उन दिनों में, उसका लेटर भी दादी ने मेरे को भेजा और कहा कि आपको इस मीटिंग में बैठना है। तब उस समय तो मैं जब मधुबन आई तो मेरे को शीलू बहन ने कहा, कहती कि विजय तेरे को पता है दादी ने खुद तेरे को पत्र लिखा था। ईशु दादी भी कहने लगी। मैंने कहा अच्छा, अरे मैं तो समझा ही नहीं ये दादी ने ही लिखा है। मैं उस पत्र को थोड़ा संभाल के रख दी, मेरे को तो समझ भी नहीं आया। तो मतलब इसका मतलब, मेरा कहने का भाव है कि दादी का इतना प्यार था, कोई दूर बैठा हुआ हो और उसको भी दादी बहुत याद करती थी। तीसरी बात, मैंने देखा कि दादी का मेरे ऊपर बहुत फेथ था। मेरी समझ में नहीं आता था कि मेरे में क्या है जो दादी इतना फेथ रखती है। और कई ऐसे फेथफुल काम होते थे जो दादी मेरे से करवाती थी। कहती थी ये लो, ये काम करो और मेरे कमरे में बैठ जाओ, और मेरे कमरे में बैठ करके फिर मेरे को इसका बताना। तो मतलब ऐसे कई फेथफुल काम दादी जी मेरे को देती थी। और इसके बाद भी चंद्रमणि दादी ने जब शरीर छोड़ा तो दादी ने कभी मेरे को ये फील नहीं होने दिया कि चंद्रमणि दादी नहीं है। दादी कहती थी मैं जो हूं आपकी। और दादी ने मेरी इतनी अच्छी देखभाल की, इतना संभाला और इतना मेरे को आगे बढ़ाया। मधुबन में रहते हुए बहुत आगे बढ़ाया और कई प्रकार की ऐसी सेवाएं मेरे से ली जो दूसरों के द्वारा नहीं भी होती है। दादी मेरे को हमेशा कहती थी कि कोई भी बात हो किसी और से नहीं करो, आप मेरे से करो। मेरा कभी भाइयों से कनेक्शन नहीं हुआ। इतने भाई मधुबन में रहते थे या कुछ भी संपर्क, कभी मैंने भाइयों के से ज़्यादा संबंध संपर्क नहीं बनाया सिवाय दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी और बड़ी दादी। रात के 9:30 बजते थे, कभी 10 भी बजते थे, हम दादी के कमरे में जाते थे, जिसको दादी कहती थी ये मेरी गीता पाठशाला के स्टूडेंट है। केवल 5-6 बहनें होती थी और दादी उस समय हमको ऐसी ऐसी बातें सुनाती थी, धारणा की और मजबूत बनाने की। दादी अपने अनुभव, प्यूरिटी के, उसके सब बातों में ऐसी ऐसी बातें सुनाती थी जिससे कि हम बहुत मजबूत बनते थे हर बात का। और दादी से हम उस समय ऐसी बातें कर लेते थे जैसे कोई फ्रेंड होती है, जैसे बहुत हल्कापन। दादी आज सब्जी नहीं बनी अच्छी, दादी आज ये हुआ, दादी तो दादी बड़े प्यार से सुनती थी, कहती थी जाओ सब्जी वालों को बताओ ऐसा की। तो मतलब था कि दादी ने बहुत प्यार से, और कहीं भी जाना होता था
कहते थे नहीं मैं विजय बहन को नहीं भेजूंगी, वो यहीं पर रहेगी और यहीं पर ही सेवा करेगी। मनोहर दादी बहुत कहती थी कि दादी आप विजय को भेजो ना, वो फलानी बुला रही है उसको भेज। दादी कहती मैं तो नहीं कहूँगी उसको, मैं नहीं भेजूंगी, वो यहीं पर ही रहेगी और सब सेवाएं अच्छी कर रही है। तो दादी कहती कभी इस कुमारी मेरे पास कभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि जिससे कोई कहे कि इसने ऐसा किया है। और दादी हर पल सिखाने का ही रहता था। और मैं अभी मेरे को याद भी नहीं है दादी की कितनी बातें हैं जो दादी खाना कैसे खाना है। आम काटते थे तो मैं दादी के साथ कभी खाते थे, तो आम काटते थे तो कभी मेरे को गुठली दे देते, मैं कहती मैं नहीं गुठली लूँगी, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। दादी कहती लाओ लाओ मेरे को दो, मैं खाऊंगी। दादी खाती थी बड़े आराम से, और मैं दूसरा आम खाते भी मेरी साड़ी पर गिर जाता था। दादी कहती देखा तुमने। तो मतलब दादी हर बात में, हर पहनने में, करने में, सब बातें हमको बहुत अच्छी तरह सिखाती थी। और मैं तो अभी बता भी नहीं सकती, मेरे को याद भी इतना नहीं आ रहा है। पहले तो बुद्धि में बहुत सारी बातें थी दादी जी के प्रति, मगर अभी मेरे को याद नहीं आ रहा कितना दादी हमको सुख देती थी और कितना आराम से रखती थी। और मेरे को कहती थी विजय कोई भी आता है ना, आप उससे पूछो कितने दिन रहेंगे। कई टीचर्स आके रह जाते थे, कितने दिन रहेंगे, देखो ज्यादा रहते हैं ना उसको बोलो कि अभी आप जाओ। मैं दादी मैं तो नहीं कह सकती। कहते इशू है कहते मैं कहती हूँ ना, आप उससे पूछो कितने दिन और रहना है, और किसी भी टीचर को ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं रहने दो। तो दादी टीचर्स को कभी रहने नहीं देती थी ज़्यादा टाइम, मगर दादी ने, मैं क्या कहूँ, क्या क्या ड्यूटी मैं बता नहीं सकती, क्या क्या ड्यूटी मेरे को दी, हर तरह की अच्छी से अच्छी और सीक्रेट जो भी था सब कुछ दादी ने मेरे को सिखाया। इनके साथ कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे नहीं, चाहे कैसे। तो इसलिए मैं दादी के पास बॉम्बे में भी गई थी। जब दादी बॉम्बे में बीमार थी तो आशा दी ने मेरे को कहा कि जाओ बॉम्बे हो के आओ, दादी से मिल के आओ। तो मैं फिर बॉम्बे में गई 1 दिन के लिए, सवेरे गई शाम को वापस आ गई थी। तो मैं गई दादी से मिली, तो दादी ने उस समय मेरे को इतना प्यार किया कि विजय आई है, विजय, पर इतना प्यार किया बात मत पूछो, कि जैसे आत्मा खुश हो जाती है, इतना किया। और जब मैं आई थी यहाँ पर तभी भी दादी ने कहा कि तेरा मन लगे तो रहना, नहीं तो कोई बात नहीं आ जाना। और कहा तेरे को किसी भी चीज की जरूरत हो आप निश्चिंत रहना। एक बार मेरे को याद आता है, मैंने ये पोता मेल बनाया था, तो मैंने थोड़ी गड़बड़ कर ली थी रजिस्टर में। तो जब अकाउंट्स दिखाने गए साल के बाद, तो रमेश भाई ने मेरा रजिस्टर फेंक दिया। कहते मैं नहीं चेक करूँगा, तू ये क्यों किया है, ये क्यों डाला है, आपने फॉरेन की करेंसी इसमें क्यों डाली है। मैंने बैंक में डाली, क्यों डाली, किससे पूछ के डाली है। तो मैंने बताया नहीं किसने कहा मेरे को, मतलब किसने मेरे को डालने के वो नहीं उसको बताया। तो कहते जा ले जा उसके पास, मैं नहीं करूँगा। मैं फिर बड़ी दादी के पास गई, मैंने दादी को कहा कि दादी उसने मेरा रजिस्टर फेंक दिया है, उसने मेरा चेक नहीं किया है। कहते तूने कोई गलती की है। मैंने कहा हाँ दादी, मैंने कुछ डॉलर है वो इस मेरे बैंक में डाले थे। तो कहते ठीक है, मैं उसको बोलूँगी आगे से गलती नहीं करना, ध्यान दे। मैं कहा ठीक है आगे से। फिर दादी ने रमेश भाई को कहा, फिर रमेश भाई ने जाके मेरा रजिस्टर लिया। और तो मतलब दादी में हर बात में, हर जगह पर
जब ओआरसी में भी आए तो भी हर तरह से दादी ध्यान रखती थी और ओआरसी को तो हेल्प करती है, क्योंकि आशा दीदी भी मधुबन की, मैं भी मधुबन की, तो हेल्प करती थी। मगर हर बात का, हर चीज का, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मधुबन आपके लिए है। आप कभी भी आओ, आना जाना करो कुछ। और एक बात ये भी थी, मैं जब दादी शांतिवन में भी थी या कहीं बीमार थी, मेरे को परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी कि मैं किसी की परमिशन लूँ तब दादी के पास जाऊँ। मेरे को कहा गया था आप जब मर्जी आ सकते हो, दादी के पास कभी भी आओ, बैठो, ऐसी कोई बात। मैंने कहा नहीं, लोग मिल रहे होते ना तो फिर अच्छा नहीं। कहते नहीं आप साइड में बैठ जाओ ना। और दादी भी देख के इतना खुश होती थी, बस हमेशा कहती थी ये मेरी गीता पाठशाला के स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब हमको भी ये सुन के, देख के, और दादी की याद तो मैं क्या कहूँ कि दादी हमारे लिए क्या थी। बाबा ने भी यही कहा कि इसने बाप को पूरा फॉलो किया है, निर्मानचित नम्रचित बन करके ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। और सभी दादियों का संगठन इतना अच्छा स्नेह प्यार से बनाया है कि आज तक भी वो संगठन मजबूत है। तो बाबा को भी ऐसे बच्ची पर फेथ है। ये मैंने सवेरे भी बाबा के वर्षन सुने। तो मतलब दादी तो दादी थी, ऐसा महसूस होता है दादी आज भी हमारे साथ है। हम जो दादी की शिक्षाएं है, जो दादी ने हमको सिखाया है, वो आज भी हम उसको फॉलो करते हैं। ओम शांति। दादी जी, मैंने बताया ना, हमेशा बहादुरी की बात करें, जिससे आप बहादुर बने, महावीर बने और आगे बढ़े, मेहनत करें, अपनी योग्यता को यूज करें। जब ओआरसी खुला, दादी ने उद्घाटन किया, आप जानते उस समय रेतीली जमीन थी, मकान भी पूरा बना हुआ नहीं था, बाउंड्री भी नहीं थी, और एकदम दिल्ली से दूर 70 किलोमीटर गांव में, एकदम रिमोट एरिया, वहां पर ओआरसी। और दादी जाते जाते क्या बोल के गई, इतना बड़ा कैंपस है, ये एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। एकदम एक स्टूडेंट नहीं, एक व्यक्ति नहीं, हम केवल घर वाले रहने वाले। दादी कहती ये कैंपस एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो दिमाग तो गोल होगा ना कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, जबकि कोई ऐसी वो चीज नहीं है, ऐसे साधन नहीं है। लेकिन दादी ने चैलेंज दिया, एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो दादी के चैलेंज को लेना तो पड़ेगा ना। दादी तो दादी है, दादी ने ऐसे ही तो सेवाओं को बढ़ाया। तो हम बहनें बैठ करके चिंतन करती थी, क्या करें, क्या करें जो प्रतिदिन यहाँ पे प्रोग्राम हो। दादी जी की शुभ भावनाएं, दादी जी की दुआएं, दादी जी का प्यार, दादी जी का निर्देशन, दादी जी की पालना। आज मुझे बताते हर्ष होता है, एक वक्त पर एक प्रोग्राम तो क्या, यहाँ पे 8-8 प्रोग्राम भी इकट्ठे एक दिन में चलते हैं, 8-8 प्रोग्राम भी चलते हैं। तो दादी जी अगर ऐसा न कहती तो शायद हम इतनी बात को समझ नहीं, हमारी बुद्धि थोड़ी इतनी है। दादी की विशाल बुद्धि है, दादी की बेहद बुद्धि है, दादी की दूरदेशी बुद्धि है, दादी की बुद्धि से बाबा काम करता है।
हमारी सोच तो इतनी सी होती है, चिड़िया जैसी, लेकिन दादी की सोच तो इतनी विशाल, जिससे ये सारी सेवाएं बढ़ती। तो दादी को कितना थैंक्स दें, कितना थैंक्स दें। सो हम दादी जी को भी हृदय से थैंक्स करते हैं कि उन्होंने आदरणीय आशा दीदी, विजय दीदी को भी यहाँ पर भेजा, निमित्त बनाया हम सब के प्रति। और सभी के मन में उद्गार हैं, तो मैं भीम भाई जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया मंच पे आए, औरों को भी और योगप्पा भाई जी भी मंच पर आए। योगप्पा भाई जी और नीलकंठ भाई जी भी मंच पर आए और अपना अनुभव, और ईशु बहन जी भी आप आएंगी। शॉर्ट शॉर्ट। तो सभी गागर में सागर, सागर को गागर में समाएंगे। ओम शांति। गीत करा लो ना, मयूर भी आया ना, भीम भाई के बाद गीत करा दो। ओम शांति। दादी जी के साथ तो काफ़ी समय रहना हुआ, खासतौर पर जयपुर होते हुए। और पहले पहले का अनुभव मेरा तो भट्टियों का है कि भट्टी में जब दादी जी कराती थी क्लासेस, तो लास्ट में वो नियम मर्यादा धारणाओं के ऊपर क्लास रखते थे। वो क्लास जब बहुत पावरफुल होता था, जब बैठते थे तो उनका रूप ही अलग होता था, जैसे कि साक्षात धर्मराज जैसे रूप होता है। तो उसी से जब कहते थे, जैसे शीलू बहन बैठती थी सुनाने के लिए मर्यादाएं, कई बार शीलू बहन एक एक मर्यादा को पूरा डिटेल में समझाते भी थे, काफ़ी मर्यादाएं थी, नियम। तो जब शीलू बहन ने कहा तो कोई पॉइंट छोड़ने लगती थी, कोई बहनों का पॉइंट होता था उसमें मिस करने लगती, दादी कहते क्यों ये मिस क्यों किया, दोबारा सुना, तिबारा सुना। मतलब कि दादी का इतना निर्मल स्वभाव था कि वो अच्छी तरह हर बात बताती थी। बहनों का ये संस्कार है तो भाइयों का ये है, तो आपको कैसे करना है, बहनों के साथ रह के कैसे करना है, सारा डिटेल में बताते थे, जिससे हमारे अंदर भी मतलब धारणा अच्छी हुई। तो एक बार मधुबन से आए थे भट्टी करके, तो ऑलराउंडर दादी बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कैसा रहा अनुभव। मैं कहा दादी जी हम तो, गुलजार दादी भी पास बैठे थे, पांडवों में आए ओवारसी दिल्ली। तो मैंने कहा दादी जी का स्वरूप ऐसा था जैसे मक्खन मानी देते हैं या दो दो तीन उनके बताया, तो बाबा का रूप दिखाई देता, बाबा दादी दिखाई नहीं देती। तो फिर गुलजार दादी पास में बैठे थे, तो बोला भीम, बोलो दादी, बोला दादी जो है ना बाबा का रूप ही है, और जो भी गद्दी पे बैठता है ना उसे आप बाबा का रूप समझ के चलो। तब से मैंने जो भी निमित्त बहन होती है या दादी जी थे, मैंने कभी मैंने ये नहीं समझा कि दादी हैं बाबा का रूप। एक बार पीछे लास्ट हैं तो कई बातें, लास्ट में ये भट्टी से समर्पित भाइयों की भट्टी थी, तो मैं और जगरूप भाई गए हुए थे कृष्णा नगर से। तो जगरूप भाई ने बोला दादी से मिलना है, मिलने के लिए गए। तो जैसे मर्यादाएं सुना के फिर दादी जी हमेशा ये भी करती थी कि सब अपना पोता में लिखें, पूरा पत्र 2-3 पेज का लिखना होता था हमको, जो जो भी आपने कोई गलती की, कोई भूल की, क्या टोटल समाचार लिखो। तो सारा समाचार लिखते थे। वो ले चुकी थी दादी ने सुबह, फिर शाम को हम मिलने गए थे दादी से। तो जगरूप भाई ने अपनी बातें बताई, फिर मेरे को कहती हैं आपने वो लिखा था लेटर। मैं दादी लिखा था। कहते कहाँ है दादी, मैं तो दे दिया। कहते क्या लिखा था, फिर मैंने उसमें बताया कि इसमें से दिखाया कि हाँ इसी लिस्ट प्रॉपर्टी के बारे में बोल पा रहा था। और दादी ऐसे ऐसे है, 4 प्लाट में जयपुर में है और बाकी ऐसे थे। कहता ऐसा है, ये 4 प्लाटों को आप निकाल दो। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद क्या इसको ऐसे करना, एक हिस्सा सुषमा को देना, एक हिस्सा आप रखना, बाकी मधुबन देना, ठीक है। वहाँ जयपुर इंचार्ज बहन थी सुषमा दीदी। तो मैंने आते ही फिर यही काम किया।
कि वो भाई जिसके थ्रू लिया था, जो उसी को बोला मैंने सेल करने हैं, वो कहते हाईवे, जयपुर हाईवे बन रहा है, तो हाईवे के बिल्कुल सामने आपको देखो, सामने मिट्टी डल रही है, इसके रेट कई गुना बढ़ जाएंगे। मैं चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए, अभी आज की डेट में जो मिलता दिला दे। मैंने किसी और से ट्राई नहीं की, जो उसने दिया मैं लेके थोड़ा बहुत मैंने अपने पास रखा, बाकी जाके मधुबन ईशू दादी को दे दिया। उसके फिर थोड़े समय बाद ही फिर जयपुर से हमारा दिल्ली में आना हो गया। किसी कारण से जयपुर थोड़ा सा समय रुके और दादी जी बोला कि मैं जयपुर थोड़ा सा छोड़ के दिल्ली में रहना चाहता हूँ। तो दादी ठीक है भले रहो। और फिर दिल्ली आया तो तब तक ये ORC बन के तैयार हो गया था। ORC की मीटिंग के बारे में ही मीटिंग रखी गई थी। तो मीटिंग में ही क्या नाम रख ये बोला गया कि दीदी जी ने, आशा दीदी जी ने बोला मेरे को कि आपको गुलजार दादी जी को बोला कि भीम भाई को यहाँ पे रखना है। हालांकि मैं कुछ संकल्प में भी नहीं था कि मैं कुछ यहाँ ना ही मैंने सोचा था कि इधर आना है। तो उस समय यही था कि इससे इतना ही रखा था कि ये अभी स्टार्टिंग में उद्घाटन के समय आपको ये संभालना है, ट्रांसपोर्ट संभालनी है। तो 6 तारीख से आए और मैं यही सोच के आया था 5-10 दिन के बाद चला जाऊँगा। मैं ये सोच के नहीं आया था कि परमानेंट जा रहना है, क्योंकि साथ साथ बिजनेस भी चलता था मेरा। तो कुछ समय रहे, फिर तो अब आना जाना जयपुर रहा। तो ऐसे में दीदी ने बोला सब छोड़ दो। अरे कईयों से पेमेंट ले नहीं थी, सब वहीं पर रह गई, नहीं आ पाए। तो ये ऐसा कारण बना, जैसे दादी ने कहा यहाँ पे आना था, वहाँ की प्रॉपर्टी भी समेट दी, और यहाँ आना था तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं थी। फिर उसके बाद परमानेंट यहाँ सेट हो गए। ऐसे दादी जी का बता। अभी हम और रात्रि क्लास में लगता है हमें और समय देना चाहिए, क्योंकि और भी भाई हैं। तो मैं जगन्नाथ भाई जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो भी मंच पर आएंगे, नीलकंठ भाई जी भी और ईशु ओम भी। शांति। दादी तो कुमार का दादी को सब हम कुमार कहते थे, कुमारों का दादी है, कुमार का दादी। माना इतना प्यार हमको इस दुनिया में किसी से भी हमने प्राप्त नहीं किया था। इतना प्यार दादी से हम लोगों ने प्राप्त किया। हम राखी के फेस्टिवल में मधुबन में जाते थे। एक बार ऐसा हुआ, 3 दुकान है एक स्थान पर, दीदी जानती है, हासन में 3 दुकान, ज्वेल्स का दुकान एक ही भाई का था, उनके बेटे भी देखते थे। उसमें से एक भाई ज्ञान में आता था। हम मधुबन जा रहे हैं तो दादी को कुछ देना है राखी के समय पर। अच्छा क्या बनाए? उनका माँ ने कहा आप राखी बना के, गोल्ड का राखी बना के दे दो। तो बना दिया। वो तो बहुत अच्छा था, जैसे वॉच का जो चेन होता है वैसे गोल्ड का ही पूरा बना दिया था। लक्ष्मी बहन जी ने कहा आप दादी को बांधो, मधुबन में जब जाते हैं तो आप बांधना। मैं लेके गया और सारा बाद में मोहिनी बहन जी के हाथ में दिया। तो मोहिनी बहन जी ने देखा ये सच में ये गोल्ड है। मैंने कहा सच में गोल्ड है ये। 2-3 लोगों ने देखा इतना बढ़िया है, आप बांधो। हमने दादी को राखी बांधा। दादी को बहुत खुशी हुई और बाद में हम हर बार राखी के समय पर जाते थे और कृष्ण जन्माष्टमी तक मधुबन में ही रहते थे। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम में दादी का क्लास तो वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इतना गहरी क्लास दादी का होता था। जो नेचुरल प्रोसेस है श्वास लेना और छोड़ना, वो भी हम कंफ्यूज में होते थे। मैंने श्वास अंदर लिया व बाहर छोड़ा। इतना तक दादी जी का क्लास गहरी होता था, जिससे हमारा ये जो आध्यात्मिक जीवन है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का जीवन है, इतना शक्तिशाली मजबूत दादी ने बनाया अपने क्लास से। पहले जानकी दादी इतना क्लास नहीं कराती थी,
बाद में जब विदेश से जानकी दादी आने लगी तो दादी थोड़ा रिलैक्स हो गई। अपना जिम्मेवारी पूरा क्लास कराने का विशेष जानकी दादी को दिया। उससे पहले बहुत क्लासेस दादी का कायम हर पार्टी में होता था। उसमें राखी के फेस्टिवल के बाद कृष्ण जन्माष्टमी के समय पर दादी हर एक कुमार को इतना खुश कर देती थी, हमने जिंदगी में इतना खुशी का अनुभव कहीं भी नहीं किया था। ऐसे दोनों हाथ में वो मक्खन की रोटी और बाद में मुंह में भी दादी खिलाती थी। सारा मुंह में भी रोटी है, मक्खन है और दोनों हाथ में है। बाद में दादी पूछती थी, क्या क्या आपका नाम क्या है? हम नाम बोलो बोलो। हम कोशिश करते थे, नाम कैसे बोल सकते हैं, हम रोटी मुंह में है, पूरा भरा हुआ है। तो दादी भी हंसती थी। ऐसे खुश होते थे। बाद में हम वापस आते थे। और बाद में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक बार दादी जी को कला मंदिर में गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ये है मकान है, बिल्डिंग है, उसमें प्रोग्राम था। मुझे कहा गया दादी को आप लेके आना इस कार में। मैंने दादी को, सब प्रोग्राम रेडी हो गए थे, मैं दादी को ले जा रहा था। थोड़े दूर था, एक किलोमीटर के अंदर था। वहां पर गाड़ी हमारी कार खराब हो गई। खराब हो गई तो क्या हुआ? दादी ने पूछा क्या हुआ? मैंने कहा दादी जी ये तो गाड़ी खराब हो गई। खराब हो गई? उतरो उतरो जल्दी उतरो। दादी ने मुझे उतार दिया और बाद में कहते हैं ऑटो को बुलाओ। दादी का ऑर्डर है, मैं कुछ कह नहीं सका, गाड़ी तो खराब हो गई, प्रोग्राम का समय पर पहुंचना है। दादी का इतना ख्याल था। दादी ने कहा ऑटो पकड़ो। बाद में ऑटो वालों को बुलाया मैंने। ऑटो में दादी भी बैठ गई, दादी जी के साथ मैं बैठ गया और हम प्रोग्राम पर चले। सब बड़े बड़े लोग आए हैं, वो बहुत इंतजार में है, बड़े कार में आ रहे हैं। उस तरफ रह करके सारा गुलदस्ता पकड़ के खड़े हैं। लक्ष्मी दीदी जी भी वहां पर खड़ी थी। मैंने ऑटो से इस तरफ आ गया तो कोई ने ध्यान नहीं दिया। जब दादी उतरी और मैं उतरा तो सबका ध्यान इस तरफ आ गया, क्या दादी को ऑटो में क्यों लेके आए? तो सब मुझे डांटने लगे। मैं चुपचाप रहा। दादी ने कहा चुप रहो। दादी लक्ष्मी बहन जी को कहा चुप रहो। बाद में दादी जी ने वहां पर गए, सम्मान कर दिया। दादी जी ऐसा ऐसा हुआ। दादी ने मना किया, वेट नहीं करना, तुरंत गाड़ी ऑटो रिक्शा में चले जाओ। तो ऑटो रिक्शा में हम आ गए। दादी इतना ध्यान प्रोग्राम पर रखती थी, इतना निरहंकारी है, समय पर प्रोग्राम पर पहुंचना है, ये तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इसलिए दादी जी का बहुत बहुत हमने अनुभव किया साथ में रह करके। 3 बरस हुआ था मैं समर्पित होकर के। दादी ने एक दिन बुलाया, अपने कमरे में बुला करके बिठाया, दृष्टि दे करके पूछा क्या आप कैसे हो? 3 साल हो गए आप समर्पित होकर के, 60 बहनों के बीच में आप अकेला कुमार है, कैसे रहा है? मैंने कहा दादी जी ठीक है। दादी ने फिर कहा देखो यज्ञ में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के आत्माएं होते हैं, कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं यज्ञ का, ये वो काम सेवा में होती है। कुछ भी हो जाए आप अपना स्थिति को नहीं बिगाड़ना है, स्थिति के ऊपर ध्यान देना, परिस्थिति आएगी और जाएगी। ये दादी ने ध्यान खिंचवाई थी। वो मैं सदैव कोई भी परिस्थिति आती तो दादी का जो काशन है मेरे लिए, सावधानी है, वो याद में आ जाता है तो मैं अपने आप को ठीक कर देता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। और अभी नीलकंठ भाई जी भी अनुभव सुनाएंगे, ईशु बहन जी भी अगर आए तो सभी शॉर्ट में सुनाएंगे, क्योंकि हम सबकी जीवन कहानी में ही दादी होंगे और रात्रि में हम ऐसा प्रबंध करें कि हम सबके दिल के उद्गार सुने। ओम शांति। शुरू में जब मैं आया था वारसी में, दादी जी से तो मैं मधुबन में से दूर से मिला था, लेकिन वारसी में जब आया तो दादी जी के समीप में मिलने का चांस मुझे मिला।
जब मैं तो आया था कंस्ट्रक्शन सब चल रहा था, मैं सोचा था कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा हम चले जाएंगे, ऐसा मैं सोचा था। लेकिन दादी जी ने ही हमको हाथ उठाया था क्लास में, जब प्रोग्राम 4 नंबर हॉल में सभी मधुबन के दादी जी भी थे और भी बड़े थे, हम लोगों को ही दादी जी ने ही हाथ उठाया था, जिसको यहाँ रहना है सेवा करना है हाथ उठाओ। तो मैं दादी जी का जो पावरफुल वाइब्रेशन था उसी में मैं भी हाथ उठा दिया, और मैं तब से मैं वर्ष में रहा। और एक बार दीदी ने ही मेरे को दादी जी से परिचय कराया, मिलाया कि हमारा दादी जी सभी डिपार्टमेंट चक्कर लगा रहे थे ना, तो हमारे वहाँ साउंड डिपार्टमेंट में दादी जी को लेके आए थे। तो मैं वहाँ खड़ा था, तो दीदी ने दादी जी को बोला कि दादी ये सन्यासी था। तो दादी ने मेरे को बोला सन्यासी यहाँ क्या काम है, जाओ जंगल में जाओ, यहाँ क्या काम है यहाँ दादी जी ने मेरे को ऐसे बोला था। तो फिर मेरे को फिर मुस्कुराया और हाथ मेरे सिर पे हाथ रखा और टोली भी खिलाया। फिर हमारा रात को जब दादी जी आते थे, निर्मल कुंज में बहुत प्रोग्राम चलता था, रात को 11:30-12 बज जाता था, इतना प्रोग्राम चलता था। और उस समय क्या कि भाई साहब हमारे ब्रिजमोहन भाई साहब वहाँ गीत सुनाते थे, और भाई साहब वो दादी के लिए क्या गीत सुनाएंगे मेरे को पहले बुला के बोलते थे कि सुनो मैं ये गीत गाने वाला हूँ, अब मुझे पूरा नहीं आता, अब मैं थोड़ा शुरू कर दूंगा, तुम फिर बजा देना तो उस समय कैसेट में हम लेके जाते, कैसेट बकेट में बहुत सारा कैसेट लेके जाते थे, सेट कर 2-2 टेप रिकॉर्ड लेके जाते थे। वहाँ निर्मल कुंज के सामने वो प्रोग्राम चलता था। तो ऐसे ही मैं भाई साहब शुरू कर देते थे, फिर मैं बजाना शुरू कर देता था, वहाँ पर अलग प्रकार का प्रोग्राम हो जाता था। और एक बार मैं देखा हूँ, ऐसे 4 नंबर हॉल में प्रोग्राम दिन में पूरा हुआ तो सभी चले गए, उस समय मैं भी साउंड बंद करके हम भी चले गए। फिर मैं आया इसीलिए आया कि उस समय सभी हॉल का चाबी भी हमारे पास रहता था, सभी ट्रेनिंग सेंटर का चाबी, क्योंकि वो रजनी भाई था ना, वो अमृत वेला नहीं आता था, तो हमको चाबी दे दिया कि आप आ जाना हॉल खोल के प्रोग्राम करना। तो चाबी हमारे पास था, तो मैं आया था एक्चुअली बंद करने के लिए। तो दादी जी और शांति दीदी थे और मुन्नी दीदी, ये सब तीनों बैठ के वहाँ कुछ उनका बातचीत चल रहा था। तब को प्रोग्राम सब कोई नहीं है, सभी चले गए हैं। तो मैं आया, ऐसा देखा, मैं आया था लॉक करने के लिए, हॉल खोला था ना, तो फिर दादी जी मेरे को देख लिया, क्या इधर आ। फिर मैं जब गया तो फिर बोला तू हॉल वाला है, मैं बोला नहीं मैं हॉल वाला नहीं ना। अच्छा हॉल बंद करना है, ऐसा मैंने मना किया, लेकिन दादी अच्छा ठीक है अच्छा मुन्नी चलो हो गया टाइम करके, फिर वो वहीं से चलते चलते भंडारा के अंदर होके निर्मल कुंज गए हैं दादी जी। मुन्नी दीदी भी थे, शांति दीदी थे, उनके साथ चलते चलते भी वहाँ गए। तो उस समय को दादी बहुत कम समय में भी 2001 से 2007 तक बहुत बार आए। ऑडिटोरियम में तो ऑडिटोरियम पूरा बना नहीं था, कहीं प्रोग्राम हो गया दादी का, छत पे पत्रा भी नहीं डाला था, प्लास्टर भी नहीं हुआ था, सिर्फ पिलर उठा था, उसमें भी बहुत सारा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद के समर्पण प्रोग्राम में भी मंजू बहन का समर्पण प्रोग्राम में दादी आए थे। वो दादी का समय पे आना, दादी के माइक देना, वो जो कान में हेडफोन लगा देना सुनने के लिए, वो सब मुझे बहुत चांस मिला और दादी जी के कारण है उस समय से। और मैं भी वर्ष में रहा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये दादी के कारण ही, दादी के वाइब्रेशन ही हमको पकड़ लिया था यहाँ रहने के लिए। ओम शांति। थैंक यू नीलकंठ भाई जी। और आप आज भी हमें साउंड की सेवाएं दे रहे हैं, सारा आवाज तो आपकी वजह से ओआरसी में गूंज रहा है। ओम शांति। मधुबन आंगन में ईशु बहन जी। सिक्योरिटी विंग सेवा में था, तब एक परिवार आया था आंगन में, तो कहा दादी जी के साथ हम फोटो ले सकते हैं। तो मैंने दादी जी के नज़दीक जाके दादी जी को बोला कि दादी जी वो आपसे फोटो लेना चाहते हैं। आप दादी जी तुरंत तैयार हो गई और उनको परिवार को बुला लिया और उनकी फ़ोटो खींच दी थी। और एक बार मैं भोली दादी के पास सेवा में था, तो दादी चक्कर लगा रहे थे, तो दादी ने भोली दादी को प्रोग्राम दिया कि भोली आज शाम को हमको आम के पकौड़े खाने हैं। तो वो वहाँ मधुबन में बनते थे सीजन में।
और यहाँ इस स्थान पर जो बैठे हैं दादियों को कैसे पहले से ही चलता था। तो दादी मीटिंग हॉल में शांति वन में शुक्ला दीदी साथ में थे, तो शुक्ला दीदी को ऐसे बोला कि शुक्ला बहन दिल्ली में कोई बड़ा स्थान मिल सकता है। तो शुक्ला दीदी ने तो उस समय ना किया, लेकिन बड़ा बाबा को और दादियों को तो था। जो जिस स्थान पर आज हम बैठे हैं, बड़ी दादी का भी बहुत बड़ा रोल है इस स्थान के लिए। ओम शांति। बहुत सुंदर। और ईशु बहन जी भी अपना अनुभव सुनाएंगे। और मयूर भाई से भी मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पे आ जाएं अपने गीत के लिए। ओम तब तक। शांति। हम इंदौर हॉस्टल में होते थे, तो दादी का बर्थडे दिवाली पे होता था। ये हमें पहले नहीं पता था, पर जब हम जाते थे तैयारी करते थे तो हमारी करुणा दीदी होते थे वहाँ पर, जिनको हम बड़ी दीदी कहते हैं। तो वो दादी की सारी हिस्ट्री बताते थे हमें, और उस हिसाब से, क्योंकि अगर हमें कुछ परफॉर्मेंस देनी है तो पहले हमें उस व्यक्ति के बारे में बताएंगे, तो हमारे वो एक्सप्रेशन सारे आते थे। तो दीदी ये कहते थे कि दादी आएंगे आप लोग का प्रोग्राम देखने, तो आप उसी हिसाब से रेडी रहना। तो हम जैसे ही पांडा भवन पहुंचते थे, मैं 7th क्लास की बात बता रही हूँ, हम जैसे ही पांडा भवन पहुंचते थे मधुबन में, दादी वेलकम के लिए वहाँ रहते थे। सब छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो उतना तो समीप समझ में नहीं आता था कि ठीक है दादी आए हैं, तो सब कहते थे दादी आए हैं आप लोग को रिसीव करने। तो हम तैयार होके गए। एक बार 7th क्लास से शायद 11th क्लास तक हम कंटिन्यू गए हैं दादी के प्रोग्राम के लिए, कुछ ना कुछ करते थे, मुन्नी दीदी बताते थे। 10th क्लास में जब मैं थी तो दादी ने पांडा भवन में आना था, पर दादी आ नहीं पा रहे थे। मैसेज मिला दादी नहीं आ रहे, तो सभी का थोड़ा मन हुआ कि दादी क्यों नहीं आ रहे। तो दादी ने बोला नहीं मेरी तबीयत ऊपर नीचे कुछ भी है, मैं आऊँगी। और दादी बिल्कुल फ्रंट में बैठ के हमारा प्रोग्राम देखते थे। हम छोटे छोटे होते थे, दादी बिल्कुल सामने आके प्रोग्राम देखते थे। और प्रोग्राम के बाद कहते थे अब कुछ अच्छा, डाइनिंग वाले को बोलती हूँ कुछ अच्छा सा खाना बनाओ, इन्होंने इतनी मेहनत की है तो खिलाएं। तो वो जो प्यार दादी ने उस समय पर बैठ के हमें दादी कहते थे नीचे आ जाओ मेरे पास, तो वहीं पे बैठते थे। एक बार दादी ने कहा सभी कुमारियाँ इंदौर हॉस्टल की आई हैं और बाबा का टर्न चल रहा था, तो इंदौर हॉस्टल की कुमारियाँ होती थी, हमारी ड्रेस होती थी। तो दादी ने डायमंड हॉल में आते थे मुरली सुनाने, तो उसके बाद दादी ने डायमंड हॉल के स्टेज पर ही हमें बुलाया मुरली के बाद। और दादी कहती नहीं ऐसे नहीं मैं बैठूंगी। दादी मूड़ा लिया और दादी हम कुमारियों के बीच में बैठ गए। मतलब दादी स्टेज पे बैठे हुए थे, दादी बीच में बैठे और पूछते हैं आपको वहाँ अच्छा लगता है, सब ठीक लगता है। मेरा मोस्टली दादी के साथ ये रहता था, दादी ईशु दादी के साथ पांडा भवन में बैठते थे, तो मुझे बड़े दादी से इतना वो नहीं होता था। ईशु दादी का नाम होता था तो मम्मी कहते थे दादी को मिलो, ताकि दादी आपको मिलेंगे, और नाम से भी थोड़ा जाती थी। तो जैसे ही नाम से जाती थी तो दादी कहती थी ये तो यज्ञ की आत्मा है। अब यज्ञ की आत्मा हमें नहीं समझ में आता था कि यज्ञ की आत्मा क्या होती है, पर धीरे 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 करते करते तो दादी का प्यार इतना ज़्यादा। फिर मैंने मुन्नी दीदी को एक बार कहा दीदी मुझे ना आराम से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं दादी से, तो उन्होंने बोला आप इस टाइम आना। तो मैंने दादी से 2-3 क्वेश्चन पूछे, तो दादी ने बोला जितना जितना आप बाबा को प्यार से याद करेंगी ना, आपके सारे एग्ज़ाम्स में आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लगेंगे। और वही धीरे धीरे करते करते वही एक पालना का स्वरूप बना। बाकी ORC में जब दादियाँ आई तो हम नहीं थे, लेकिन जब मैं ORC आई मैं आशा दीदी को भी नहीं जानती थी। तो दादी जो पालना देते थे थोड़ा थोड़ा मैंने वो दीदी में देखा। तो मैंने दीदी को बोला, पूछा नीरा दीदी से, दीदी के सिस्टर से, कि दीदी दादी के साथ रहे हैं क्या? कहते दादी के साथ आशा दीदी ने बहुत पालना ली है। तो मुझे दादी का स्वरूप दीदी में शुरू से दिखाई देने लगा, क्योंकि जो दादी करते थे वो दीदी से मैंने पर्सनली बहुत महसूस किया है और करती हूँ। दादी कोई भी चीज़ भूलते नहीं थे। दादी को पता था इसको ये टोली पसंद है, तो दादी वो टोली रखते थे। तो दीदी का भी शुरू से देखा, और वही प्यार और पालना हम भी चाहते हैं, हम भी वो चीज़ दादी के जैसे बने और पुरुषार्थ करें। ओम शांति। थैंक यू ईशु बहन। और आदरणीय चंद्रवती दीदी को आप माइक देंगे, वो 2 मिनट अपना अनुभव दादी के संग का हमें सुनाएंगे। ओम शांति। आज हमारे लिए दादी जी हर पल हमको याद आती हैं, और आज पुण्यतिथि है तो हम सबको शक्ति भरने का, वरदान लेने का आज
सौभाग्य है और हमें अच्छा भी लग रहा है। यहाँ हम वो आरती में आए हैं। हमारे मन में था कि हम वो आरती जा रहे हैं, अब की बार हम दादी जी की पुण्यतिथि वो आरती में मनाएंगे। इस बात की हमें बहुत खुशी है। सबने कहा कि आप सेंटर पे दादी जी का दिन नहीं मनाएंगे। हमने कहा कोई बात नहीं, दादी जी का दिन जो सेंटर पे बहनें रह रही हैं वो मना लेंगी, लेकिन दादी जी आज पूरे सेंटर पर चक्र लगाएंगी। विश्व कल्याणकारी दादी जी हैं। दादी जी से मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे दादी जी से थोड़ा डर भी रहता था। जब हम पांडव भवन जाते थे तो दादी जी पांडव भवन में बाहर बैठती थीं, तो दादी जी हर एक को देखती थीं। तो मुझे ये लगता था कि दादी जी मुझे देख ना लें और मुझे पूछेंगी तुम कहाँ जा रही हो। तो हम दादी जी की दृष्टि बचा करके और पीछे से निकलते थे कि ये दादी जी पूछेंगे कहाँ जा रही हो, ये लगता था। जब एक बार कौशली दीदी ने मधुवन में शरीर छोड़ा तो हम बहुत ही रो रहे थे। कौशली जी से बहुत प्यार था, तो दादी जी ने हमारे पास आई और बुलाया, हमको बहुत प्यार दिया। और दादी जी ने कहा कि रोते कौन है, रोना नहीं है। पता कौन रोते हैं? विधवा रोती हैं। तो ऐसे दादी जी ने हमें बहुत हिम्मत दी। आज मुझे दादी जी के लिए बहुत बहुत प्यार है और हम चाहेंगे दादी जी का प्यार सदा बना रहे, सदा बना रहे। ओम शांति। बहुत बहुत दीदी आपने हमें अनुभव सुनाए। और अब मैं BK मयूर भाई हमारे मध्य हैं नजफगढ़ से, वो दादी जी के निमित्त गीत गाएंगे। आप डेटा एनालिस्ट भी हैं और बाबा के सुंदर गीत भी गाते हैं, बाबा के भी बच्चे। ये पहला कंपोजिशन है मेरा जो मैंने आज दादी के लिए गीत लिखा है। आशा दीदी इस प्रेरणा के निमित्त बने थे। जब मैं आशा दीदी से मिला था तब उन्होंने मुझे कहा था कि अपनी इस कला को और आगे बढ़ाओ, और उसके बाद मैंने पहली बार जो है लिखने की कोशिश की थी और इसके कई सारे वर्जन्स बने। तब फिर उसके बाद ये फाइनली आज मैं आपके सामने गीत रखने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। स्टार्ट। पूछो ना थी कैसी दादी माँ, एक फरिश्ते जैसी थी वो माँ। पूछो ना थी कैसी दादी माँ, एक फरिश्ते जैसी थी वो माँ। बाबा को भी प्यारी थी वो माँ, दिव्य गुणों की मूरत दादी माँ। हो हो
अरे पूछो न थी कैसी दादी माँ, एक फरिश्ते जैसी थी वो माँ। बाबा को भी प्यारी थी वो माँ, दिव्य गुणों की मूरत दादी माँ। प्रभु धरा पर आया है, प्रभु धरा पर आया है, तुमने हमको सिखाया है, संग सदा बाबा के चलना वही तो पालनहारा है। देवी थी शक्ति की दादी माँ, देती सबको स्नेह थी प्यारी माँ। और पूछो ना थी कैसी दादी माँ, एक फरिश्ते जैसी थी वो माँ। याद है तुझको करते हम, याद है तुझको करते हम, संग तेरे ही रहे थे हम। हाथ पकड़ श्रीमत पे चलाया, तेरे बिन है अधूरे हम। याद है तुझको करते हम, संग तेरे ही रहे थे हम। हाथ पकड़ श्रीमत पे चलाया, तेरे बिन है अधूरे हम। मधुबन की थी हस्ती दादी माँ, दिल में सबके बसती थी वो माँ। और पूछो ना थी कैसी दादी माँ, एक फरिश्ते जैसी थी वो माँ। बाबा को भी प्यारी थी वो माँ, दिव्य गुणों की मूरत दादी माँ।